एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी चोंग को लेने के लिए उसकी मॉम और डैड आए होते हैं और वो उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सी चोंग मना कर देता है क्योंकि उसे वेवे से मिलने के लिए जाना था। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जो कि काफी अपसेट होती हुई सी चोंग को मैसेज करते हुए जा रही थी, पर वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। तभी सी चोंग अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। पर वेवे उसे नाराज थी तो वो जाने लगती है, लेकिन सी चोंग उसे फिर से अपनी तरफ खींचकर हक कर देता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। वेवे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, तो सी चोंग मना कर देते हैं और फिर दोनों खाना खाने के लिए साथ में कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर कैफेटेरिया में दाइशी डिंग से बोलती है कि अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी लोगों को कब बता रहे हैं, तो बोलता है कि मुझे ना काफी शर्म आ रही है। दाइशी उससे पूछती है कि क्या मुझे डेट करके तुम्हें एम्बैरेस फील हो रहा है। इतने में ही वहाँ पर सी चोंग और वेवे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डिंग तो काफी खुश होता है, लेकिन दाइशी गुस्से में उठकर यहाँ से चली जाती है तो डिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर सी चोंग यहाँ पर वेवे को बताता है कि किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट किया है कि उसने अपनी इंजरी को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लिए हैं, पर तुम चिंता मत करो, ड्रग टेस्ट लेने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेवे उसे बोलती है कि इतनी सीरियस बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो सी चोंग कहता है कि मैं ना तुम्हें ये सब मिलकर बताना चाहता था। और फिर वो दोनों ड्रग टेस्ट के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि आज पूरे दिन वो क्या क्या करेंगे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वेवे वॉशरूम जाती है और सी चोंग अपनी बारी का वेट कर रहा था, तभी सी चोंग को किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। और जब वेवे वापस आती है तो वो उसे बोलता है कि प्रोविजनल टीम से मुझे एक मैसेज आया है कि मुझे ड्रग टेस्ट किसी और हॉस्पिटल में करवाना है। ये बोलकर वो वेवे को यहाँ से ले जाता है। फिर वेवे उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पहुंचकर सी चोंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है, क्या मेरा ऐसे तुम्हारे घर में आना ठीक रहेगा। और यहाँ वो कुछ और ही समझने लगता है, पर वेवे उसे बोलती है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों को बना हुआ खाना खिलाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम काफी टाइम से घर से दूर थे और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। फिर जब वेवे खाना बना रही होती है, इसी बीच सी चोंग बैठकर उस वीडियो को देखने लगता है जो कि उसे किसी ने भेजा था, जिसमें वेवे ने उस सिक्योरिटी गार्ड को शॉक दिया था। साथ ही साथ उस पर्सन ने सी चोंग को ये भी बोला था कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो वायरल हो जाए तो ड्रग टेस्ट मत लेना। इसी वजह से सी चोंग इतना परेशान था, पर वो ये बात वेवे को नहीं बताता। जिसके बाद वेवे खाना बनाकर लाती है, जिसे सी चोंग जैसे ही खाता है तो वो काफी बेकार था, लेकिन सी चोंग फिर भी उसकी खाने की तारीफ करता है, इसलिए वेवे उसके लिए और खाने लेकर आती है। जो सब देखकर सी चोंग वेवे से बोलता है कि क्या मैं ये सब पैक करा के ले जा सकता हूँ, क्योंकि बाद में मेरा इसे खाने का मन करेगा, ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन वेवे बोलती है कि नहीं, ये खाना ना अभी गर्म है तो तुम अभी खाओ और मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहती हूँ और बाद में मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। इसलिए बेचारे सी चोंग को वो सब खाना पड़ता है। फिर जब वो बर्तन धो रहा था तब वो सोचने लगता है कि मुझे भी खाना बनाना सीखना पड़ेगा, वरना हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे। इसी बीच वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब वेवे ने उसे बताया था कि वो नहीं चाहती कि उसकी इलेक्ट्रीफाई करने वाली बात किसी के भी सामने आए, क्योंकि लोग उसे गलत समझेंगे कि वो लड़कों को सिड्यूस करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। सी चोंग फिर वेवे की स्कूल की फोटो देखने लगता है और पूछता है कि इसमें तुम कहाँ हो, पर वो बताती है कि उस पूरे इंसिडेंट के बाद मैं अपनी क्लासमेट्स को फेस करने में काफी एम्बैरेस फील कर रही थी, इसीलिए ये फोटो मैंने ही क्लिक किया है और इसके अंदर मैं नहीं हूँ। जो सुनकर सी चोंग कहता है कि तुमने पास्ट में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सी चोंग इसके बाद जब घर जा रहा था तभी उसे उसकी कोच का कॉल आता है, जिसे वो पिक नहीं करता। जिसके बाद हम डिंग को देखते हैं जो कि दाइशी को मनाने के लिए उसके पास क्रैब्स लेकर जाता है, लेकिन वो उससे काफी नाराज थी और बोलती है कि वो भला अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी को क्यों नहीं बता देता, क्या तुम्हारी कोई और भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन डिंग से बोलते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ना तो मैं सी चोंग की तरह स्विमिंग चैंपियन हूँ, ना ही लिन की तरह पढ़ाई में अच्छा हूँ, और शाहरुख भी मुझसे कितना अच्छा है, पर मैं हूँ जो कि कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय खाना खाने के। तो दाइशी हंसकर बोलती है कि सिर्फ इतनी सी बात है, स्विमिंग तो मैं भी नहीं कर सकती, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, और मुझे तुम्हारी इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जो सुनकर वो भी स्माइल करने लग जाता है। फिर वो उसे अपने हाथों से क्रैब्स खिलाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में हम सी चोंग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे आकर ड्रग टेस्ट के बारे में पूछती है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो सी चोंग बोलता है कि इसको आने में तो टाइम लगेगा। फिर वो उससे पूछती है कि भला तुम वेवे को घर क्यों नहीं लाए, मैं भी उससे काफी दिनों से नहीं मिली हूँ। ये सारी बातें करके मॉम यहाँ से चली जाती है और सी चोंग सोचने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी उसे याद आता है कि पेंगपाई को भी वेवे की पावर्स के बारे में पता है, तो शायद वही उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होगा। और वो उस नंबर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और क्योंकि सी चोंग कोच का फोन नहीं उठा रहा था, तो कोच डायरेक्ट उसके घर पर फोन कर देती है, जिसे उसकी मॉम उठाती है। कोच बताती है कि सी चोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए नहीं गया और अगर वो ड्रग टेस्ट नहीं लेगा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो सुनकर मॉम हैरान रह जाती है। अगले दिन कॉलेज में सी चोंग के बारे में पहले से ही रूमर्स फैल जाते हैं कि वो ड्रग्स वगैरह लेता है
जो बातें जब डिंग सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो उन लड़कों को ऐसे रूमर्स फैलाने से मना करता है। तभी वहाँ पर शाहरुए भी आ जाता है तो डिंग उससे इस बात के बारे में पूछता है, जिस पर शाहरुए भी यही बोलता है कि हमें ऐसे रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि सीचोंग को काफी सारे मैसेज करती है, लेकिन वो उसकी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जिस वजह से वो काफी परेशान होती है। तभी दाइशी को डिंग का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि सीचोंग किसी का भी फोन नहीं उठा रहा और उसने ड्रग टेस्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से कॉलेज में उसके बारे में काफी सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तुम कोशिश करना कि इस सब के बारे में वेवे को ना पता चले, वरना वो भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि सीचोंग तो पहले से ही बहुत परेशान है। इसलिए दाइशी वेवे को ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर सीचोंग के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवाया। सीचोंग अपने पेरेंट्स को समझाता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर ड्रग टेस्ट मैंने किसी कारण की वजह से नहीं किया जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं। जिसके बाद हम पेंगपाई को देखते हैं, जिसे सुनियांग से पता चलता है कि सीचोंग से को ड्रग्स लेने के लिए रिपोर्ट किया था और इसके लिए उसे ड्रग टेस्ट कराना था, लेकिन वो ड्रग टेस्ट लेने के लिए नहीं गया, जो सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाता है। तो सुनियांग उसे सीचोंग से बात करने के लिए बोलता है। अब जैसे ही पेंगपाई बाहर जाता है तो सीचोंग उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था, पर इनके बीच में क्या बातें होती है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि अभी भी सीचोंग के लिए काफी परेशान हो रही थी और आज दाइशी से बात करते हुए वो उसे ये भी बता देती है कि उसे उसके और डिंग के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता है। फिर हम सीचोंग को देखते हैं जो जब वापस आ रहा था तभी उसे कोच का कॉल आता है। सीचोंग जब उस कॉल को उठाता है तो कोच उसे कॉलेज में मिलने के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो मान जाता है। इधर वेवे अभी भी सीचोंग के मैसेज का वेट कर रही थी, तभी वो उसके पास आता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था और क्या कोई ऐसी बात है जो वो उसे छुपा रहा है। तो सीचोंग बोलता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगले हफ्ते दोबारा से मेरा ड्रग टेस्ट होने वाला है। फिर जब वेवे कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही होती है तभी सीचोंग की मॉम उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। उसी वक्त वहाँ पर यूशिन और लिन भी आ जाते हैं तो वेवे उन्हें बोलती है कि टीचर को बोल देना कि मैं क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ लिन आज यूशिन के लिए स्पेशल टी बनाकर लेकर आया था, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इधर वेवे जब सीचोंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम सीचोंग को ड्रग टेस्ट करने के लिए मना सकती हो, जिस पर वेवे कहती है कि ड्रग टेस्ट करवाने के लिए तो मैं ऑलरेडी उसके साथ हॉस्पिटल गई थी, लेकिन प्रोविजनल टीम से सीचोंग को मैसेज आया था कि हॉस्पिटल बदल दिया गया है। पर सीचोंग की मॉम उसे बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सीचोंग ने जानबूझकर ड्रग टेस्ट नहीं लिया, जो सुनकर वेवे हैरान हो जाती है। सीचोंग की मॉम बोलती है कि ये उसके करियर का सवाल है, इसीलिए प्लीज तुम उसे ड्रग टेस्ट करने के लिए मना लो, जिसके लिए वेवे हाँ बोलती है और उसकी मॉम के जाते ही फटाफट से सीचोंग को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए वो डिंग को कॉल करके उससे पूछती है कि सीचोंग कहाँ पर है, जो उसे बता देता है कि वो तो पेंगपाई से मिलने के लिए गया था। इसीलिए वेवे भी फटाफट से पेंगपाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारे और सीचोंग के बारे में क्या बात हुई। तो पेंगपाई कहता है कि क्या तुम्हें सीचोंग ने इसके बारे में नहीं बताया, और यहाँ में दिखाया जाता है सीचोंग पेंगपाई से बोलता है कि तुम ही हो ना जिसने मुझे वो वीडियो भेजा था, पर पेंगपाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसीलिए सीचोंग उसे वो वीडियो दिखाता है, जो देखकर पेंगपाई कहता है कि क्या तुमने इसीलिए ड्रग टेस्ट नहीं लिया, और अगर मुझे वेवे का सच बाहर निकालना होता तो मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैं तो हाई स्कूल से ही इसके बारे में जानता था। हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये सब करके कभी भी वेवे को हर्ट नहीं करूंगा। फिर पेंगपाई उससे पूछता है कि क्या वेवे को इस बारे में पता है, तो सीचोंग कहता है कि नहीं। पेंगपाई पूछता है कि ड्रग टेस्ट की डेडलाइन कब है, तो सीचोंग बताता है कि 3 दिन बाद, जो सुनकर पेंगपाई कहता है कि जो कोई भी इंसान है वो सच में तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, और मुझे भी नहीं पता कि अगर वेवे की ये वाली वीडियो डिस्क्लोज हो गई तो उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या होगा। जो सुनकर सीचोंग डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग छोड़ देगा, क्योंकि वो तो कोई भी करियर ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाहर आने के बाद वेवे की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। हालांकि स्विमिंग उसका ड्रीम है, लेकिन वेवे उसकी हैप्पीनेस है। जो सुनकर पेंगपाई कहता है कि इस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके लिए सीचोंग उसे थैंक्स बोलता है। तो पेंगपाई बोलता है कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वेवे के लिए वो सब कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद वेवे जाने लगती है, लेकिन पेंगपाई उसे रोककर उसे सॉरी बोलता है, पर वेवे उसे कुछ भी रिस्पॉन्स किए बिना ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस मेलिंग सीचोंग को बहुत ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि उसने ड्रग टेस्ट नहीं लिया था। कोच बोलती है कि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और वो ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते, जिस पर मिस मेलिंग बोलती है कि मुझे भी तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सीचोंग को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए उसे टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। कोच बोलती है कि सीचोंग को जरूर कोई फंसा रहा है, और क्या कोई और तरीका है जिससे सीचोंग को इनोसेंट प्रूफ किया जा सके। मिस मेलिंग बोलती है कि सिर्फ यही एक तरीका है, और अगर उसने ड्रग्स नहीं लिए हैं तो उसे ड्रग टेस्ट कराने में आखिर क्या दिक्कत हो रही है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही। तभी वहाँ पर वेवे भागती हुई आती है, जो मिस मेलिंग से बोलती है कि मैं कुछ भी करके सीचोंग को इनोसेंट प्रूफ कर दूंगी, आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए।
इसलिए मिस मेलिंग वहाँ से चली जाती है। वे भी अब गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं तो सीचोंग उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वे बोलती है कि तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सीचोंग कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम टेंशन लेती। वे बोलती है कि तुम भला मेरी वजह से अपना करियर कैसे खराब कर सकते हो, स्विमिंग तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीचोंग कहता है कि मेरे लिए तुम भी काफी इंपॉर्टेंट हो और तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास 3 दिन है, जब तक मैं उस बंदे को ढूंढ नहीं लेता मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो वे कहती है कि अब से तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगे, जिस पर वो भी हाँ बोलता है। अब ये दोनों रात में उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर किसने किया होगा और क्या कोई ऐसा बंदा है जो वेवे की छुप कर वीडियो ले रहा होगा। तभी वेवे सोचते हैं कि कहीं ये गार्ड ने तो नहीं किया, इसलिए वो नाइट गार्ड से उसके बारे में पूछने जाते हैं। तो वो बताता है कि उस साइको को तो ऑलरेडी जेल में भेज दिया गया है और उसका जेल से बाहर आना तो इम्पॉसिबल है। तभी सीचोंग पूछता है कि क्या कोई पर्सन यहाँ पर आया था जिसने उस दिन की फुटेज को निकलवाया हो, जिस पर गार्ड बताता है कि तुम लोगों के साथ ही एक जो लड़का था वो आया था। जो सुनकर ही दोनों हैरान हो जाते हैं। अगले दिन वेवे दाइशी से जाकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी पावर्स के बारे में किसी को बताया है, जिस पर वो मना करती है। तो वेवे उसके कान में सारी बातें बताती है, जो सुनकर वो भी हैरान रह जाती है। फिर वो डिंग को पूछती है कि क्या तुम्हारी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो कि सीचोंग के साथ जानबूझकर ये कर रहा हो, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सब तो काफी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों अब जुनजुन से पूछने के लिए चाहते हैं कि उस दिन जब साइको तुम्हारा पीछा कर रहा था तब तुम्हें कौन मिला था। तो वो बता देती है कि मुझे शारुए मिला था। जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेंगपाई सीचोंग को बताता है कि ये सिम कार्ड तुम्हारे कॉलेज के पास से ही खरीदा गया है और जिस बंदे ने तुम्हें वीडियो भेजा है वो तुम्हारा कोई टीममेट ही है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। पर सीचोंग इस बात पर विश्वास करने से मना कर देता है। फेंगपाई बोलता है कि वो साइकोपैथ वाले इंसिडेंट के दिन शारुए भी वहाँ पर मौजूद था और सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जिसको तुम्हारे स्विमिंग टीम से हटने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हमेशा सेकंड आता है और तुम फर्स्ट। लेकिन अगर तुम किसी भी तरह से प्रोविजनल टीम में एंटर ना हो पाओ तो तुम्हारी जगह वो वहाँ पर पहुंच जाएगा और तुम इस बात पर यकीन करो ना करो। लेकिन इस सब के बीच में वेवे को हर्ट मत होने देना, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और सीचोंग परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम सीचोंग के पेरेंट्स को डायरेक्टर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर सीचोंग भी आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या आप ड्रग टेस्ट की डेडलाइन थोड़ी सी आगे बढ़वा सकते हो। उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सीचोंग को कोई ना फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो डायरेक्टर बोलता है कि वैसे तो ये रिपोर्ट किसी अनजान बंदे ने करी है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि ये जरूर तुम्हारे टीममेट ने किया है जो कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कैंप में था, क्योंकि अपने राइवल को रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसे बर्बाद कर दो। जो सुनकर सीचोंग भी सोच में पड़ जाता है। सीचोंग के पेरेंट्स भी उससे पूछते हैं कि क्या शारुए ये इंसान हो सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरा रूममेट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर जब सीचोंग अपने रूम में आता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो उसी नंबर पर कॉल लगाकर देखता है जिससे उसे वो वीडियो भेजा गया था। तो वो फोन उसके रूम के अंदर ही कहीं पर बज रहा था और जब वो चेक करता है तो उसे वो फोन शारुए के ड्रॉअर में मिलता है। जो देखकर वो गुस्से में फटाफट से पूल के पास जाता है जहाँ उसे डिंग मिलता है। तो वो उसे शारुए के बारे में पूछता है, जो बता देता है कि वो तो लॉकर रूम में है। सीचोंग बोलता है कि किसी को भी अंदर मत आने देना और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर वेवे सीचोंग को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। तो वो दाइशी से डिंग को कॉल करवाकर उसके बारे में पूछती है, जो बता देता है कि वो तो गुस्से में शारुए के पास लॉकर रूम में गया है। जो सुनकर वो भी फटाफट से वहाँ जाने के लिए निकल जाती है और उसके पीछे बाकी लोग भी। इधर सीचोंग शारुए के पास जाकर उसका फोन उसे देते हुए पूछता है कि ये सब क्या है। तो शारुए एकदम बेशर्मों की तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी ने किया है। वो उसे बताता है कि वे इलेक्ट्रोफ्यूरियस है, ये मुझे काफी पहले से ही पता था। सीचोंग बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो और इसमें वीवी को बीच में क्यों लाए हो। शारुए बोलता है कि तुम तो बचपन से ही स्विमिंग में जीनियस हो और मैं चाहे कितनी भी मेहनत या प्रैक्टिस क्यों ना कर लूँ, मैं कभी भी तुमसे आगे नहीं निकल पाता और वेवे मेरा आखिरी ऑप्शन थी। इसीलिए अब तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपना करियर बर्बाद करना है या फिर वेवे की लाइफ, क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रोफ्यूरियस है तो उसका क्या होगा। जो सुनकर सीचोंग को काफी गुस्सा आता है और वो शारुए को पीटना शुरू कर देता है और इन दोनों में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी डिंग और बाकी लोग आकर इन्हें रोकते हैं। वहीं बाहर वेवे और बाकी लोग भागते हुए आ रहे थे। तभी उन्हें बाहर शारुए मिल जाते हैं, जिसे देखकर वेवे गुस्से में वहां से चली जाती है। पर शारुए जब जुनजुन को देखता है तो नजर झुकाकर चले जाता है। इधर डिंग सीचोंग से पूछता है कि आखिर वो शारुए से लड़ाई क्यों कर रहा था। तो वो उसे बता देता है कि मैंने तो उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, लेकिन वही वो पर्सन है जिसने मेरे खिलाफ चीटिंग के लिए रिपोर्ट की थी। तभी वहाँ पर वेवे भी आ जाती है, जो सीचोंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। जिसके बाद हम शारुए को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसे जुनजुन का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो उसे सीचोंग और जुनजुन की सारी बातें याद आने लगती हैं। इधर ये सभी लोग बैठकर शारुए के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वे बताने वाली थी कि कैसे शारुए ने सीचोंग को ब्लैकमेल किया, लेकिन दाइशी उसे रोक देती है।
जो देखकर डिंग डाइची से पूछता है कि क्या तुम कुछ जानती हो, और अगर तुम लोग हमें सारी बात बताओगे तभी हम लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो वे फिर से उन लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सीचोंग पानी लाने का बहाना करके उसे अपने साथ साइड में ले जाता है। तो वो कहती है कि अगर हम इन सभी को सच बता देंगे तो शायद शारुए फिर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। सीचोंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता, और तुम चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। जो सुनकर वे हाँ करती है। जिसके बाद शारुए जब रूम में आता है तो डिंगो से बोलता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, और तुम कभी भी सीचोंग से नहीं जीत पाओगे। जिस वजह से इन दोनों में फाइट होने ही वाली थी, लेकिन लेने ने रोक देता है। फिर जब शारुए डॉम से बाहर जा रहा था तभी वे उससे बात करने के लिए आती है और उसे बोलते हैं कि तुम मुझे और सीचोंग को अकेला छोड़ दो, अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो दुश्मन भी मत बनो। पर वो उसे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, सीचोंग को अपने रास्ते से हटाने का, ताकि मैं प्रोविजनल टीम में जा सकूं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वे अब अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे वो थेरेपी करानी है जिसके बारे में आप बोल रहे थे, ताकि मेरी बॉडी की सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। डॉक्टर बताते हैं कि वो थेरेपी तो अभी ट्रायल में चल रही है, इसलिए अभी हम उसे किसी भी पेशेंट को कराने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी हार्ट बीट को स्टेबल करने के लिए कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बाद में तुम्हारे ऊपर वो थेरेपी करेंगे। वे अब डॉम में जाकर सारी दवाई एक साथ खा लेती है, ये सोच कर कि अगर उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो फिर शारुए सीचोंग को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। फिर वो रनिंग करके अपनी हार्ट बीट को फास्ट करती है और चुपके डॉम के अंदर जा रही थी, जिसे इस तरह से जाते हुए डाइशी और उसके बाकी दोस्त भी देख लेते हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वे जाकर वेंडिंग मशीन को हाथ लगाती है ये चेक करने के लिए कि उसका स्पार्क गया या फिर नहीं, पर वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, जो चीज बाकी सारे लोगों ने भी देख ली थी और सभी हैरान हो जाते हैं। अब सीचोंग वे और डाइशी मिलकर सभी लोगों को सच बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि इसी वजह से शारुए सीचोंग को ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए सीचोंग सभी को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, जिस पर सभी मान जाते हैं। जिसके बाद जुनजुन शारुए से मिलने के लिए जाती है, जहाँ शारुए उसे देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बोलने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सीचोंग की फैमिली काफी रिच है और अगर वो स्विमिंग ना भी करे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर तो सिक्योर है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो सुनकर जुनजुन उसे बोलती है कि इस तरीके से तो तुम भी अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते और उसे तुम और सीचोंग दोनों ही हर्ट होंगे। जो सुनकर शारुए बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर सीचोंग की। ये बोलकर वो यहाँ से अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे जुनजुन का मैसेज आता है कि अपनी गलती मानकर सभी लोगों से माफी मांग लो। अगले दिन जब वे क्लास में होती है तभी ग्रुप में कोई मैसेज करता है कि सीचोंग ड्रग्स लेता है, जो बात सब जगह फैल जाती है और लोग सीचोंग और वे के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये सब जरूर वे की वजह से हुआ होगा, क्योंकि सीचोंग पहले तो काफी सही था। इसलिए वे क्लास से उठकर वहाँ से चली जाती है। अब आज इन लोगों की मसाज क्लब की मीटिंग भी थी, जहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि वे कौन है, तो वे बोलती है कि मैं हूँ। जो देखकर सभी लोग बोलते हैं कि हम तो देखना चाहते थे कि आखिर वे कौन है और कैसी दिखती है, जिसकी वजह से सीचोंग के साथ ये सब हो रहा है। और वो सीचोंग के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, पर वे बोलती है कि सीचोंग ने ड्रग्स नहीं लिए हैं और वो यहाँ इन लोगों को बताने वाली होती है कि उसने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं लिया। तभी जुनजुन उसे रोक देती है, इसीलिए वे बाहर चली जाती है। बाहर सीचोंग आकर उससे मिलता है और उसे माफी मांगता है। वे बोलती है कि भला तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वे कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम इतना सफर कर रहे हो। फिर वो उसे ड्रग टेस्ट करवाने के लिए बोलती है और कहती है कि मेरे फ्यूचर का बोझ तुमने क्यों अपने कंधों पर ले रखा है। सीचोंग बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे उसे बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम डेडलाइन से पहले ड्रग टेस्ट करवा लोगे, जिस पर वो हाँ बोलता है। अगले दिन सीचोंग वे के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने उसे कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और वे सीचोंग के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने उसे बताया था कि उसे स्विमिंग कितनी ज्यादा पसंद है। तभी सीचोंग उसे कॉल करता है, जिसके बाद वे अपने डॉक्टर के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे वो थेरेपी करानी है। और डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो उसकी टेस्टिंग चल रही है और उसमें काफी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है। जिस पर वे हाँ बोल देती है और बोलती है कि यही मेरी आखिरी होप है, क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। इसलिए डॉक्टर मान जाता है और उसे थेरेपी के लिए लेकर जाता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि सीचोंग ने कॉल पर वे को कहा था कि वो कोच से बात करने जा रहा है ताकि वो ड्रग टेस्ट की डेट थोड़ी सी और आगे बढ़वा सके, और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं प्रोविजनल टीम में नहीं भी जा पाया तो मैं एक कोच तो बन ही जाऊंगा। जो सुनकर वे रोने लगती है कि कैसे वो वे के लिए अपने ड्रीम को गिव अप करने के लिए भी तैयार है। वे अब जब थेरेपी कराकर डॉम में वापस आती है तो उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी और वो अपने रूम के बाहर ही गिर जाती है, जिस वजह से डाइशी और उसके दोस्त उसे अंदर लेकर जाते हैं। वे की जब आँख खुलती है तो वो अपने घर में थी और सीचोंग उसके पास बैठा हुआ था। वो सीचोंग को बताती है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है और वो सीचोंग को किस करती है, जहाँ फिर से उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती। जो देखकर सीचोंग हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।